बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। नए हफ्ते का आगाज हुआ, चाहता है हमारी खांसी ठीक नहीं हुई, हमारे गले ठीक नहीं हुए। लाहौर में बारिश क्यों नहीं हुई? बारिश नहीं इस्लामाबाद में हुई थोड़ी सी बर्फबारी भी हो गई है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। जनाब इस पे भी हमने बात करी है। वैसे आज हमारे टायर नहीं, लाहौर में क्या शिमला पहाड़ी में मैंने अभी नोटिस किया है कि हमारा टायर ऐसे लग रहा है कि बाहर वाकई बर्फबारी हो रही है और हम बहुत सारे यकजहती कर रहे हैं। वो सब लोग जो बर्फबारी देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस सीजन की बहुत सारे इलाकों में पहली बर्फबारी हो गई है। डिटेल्स भी हम इस पर बात करेंगे। थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है और अगर हम सांस लेते हुए कुछ आपको इस किस्म की आवाजें बीच में महसूस हो तो आपको यकीन होना चाहिए कि हम लाहौर में, और लाहौर में अभी तक बारिश का कोई सीन नहीं हुआ है। लाहौर में जो मौसम है वो अभी तक वैसा ही है और स्मोक भी बहुत ज्यादा है। और कल भी लाहौर जो के लिए आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर था। आज की सिचुएशन पे भी हम आपको बात बताएंगे, लेकिन स्टिल स्मॉग है। बहुत सारे लोग जुकाम, नजला, खांसी इसकी जो कहले बात कर रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं। लंबा चल रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही ठीक क्यों नहीं हो रहा। पहले फ्लू होता था 3 दिन बाद ठीक हो जाता था, ये तो क्योंकि आप उसी हवा में सांस ले रहे हैं और सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मास्क का इस्तेमाल करें और साथ साथ कोविड के हवाले से भी आज हमने बात करनी है। शो में बहुत कुछ है, आपको पता है मंडे का शो हमारा फुल पावर पैक होता है क्योंकि हम हफ्ते 2 छुट्टियां मना के आते हैं, तो आपकी छुट्टी को भी अच्छा कहते हैं। चलो जनाब, आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। सानिया सियालकोट से पूरा मुल्क हिल गया। गिरफ्तारियों के लिए क्रैकडाउन जारी। 19 मरकजी मुल्जिमान का तयन हो गया। बहादुरी का निशान, श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान के लिए तमगा शुजात का ऐलान। लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग का पहला नंबर। पीटीआई की अदम मौजूदगी में पीपल्स पार्टी अपने वोट बढ़ाने में कामयाब। कराची वालों का लंबा इंतजार खत्म। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह 10 दिसंबर को वजीर आजम इमरान खान करेंगे। मंसूबे पर काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तंसर हुसैन तारर साहब से उनकी किताब लाहौर से यारकन पर। चिटागोंग टेस्ट दूसरे टेस्ट में पहली इनिंग्स, पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। ट्रिब्यूट पेश करेंगे पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले शोहरा आफाक कवाल अजीज मियां को, जिनको मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। अजीज मियां कवाल जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आज उनके हवाले से भी बात होगी और मुझे बहुत ही खुशी है। लेकिन सबसे पहले हमने बड़ी खबर पे जाना है और बड़ी खबर में कुछ अफसोसनाक है लेकिन काबिल फख्र भी। आपको मालूम है बहुत अलमनाक वाक़या, तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में लोगों को मावराए अदालत कत्ल को रोकना इस वक्त जो पाकिस्तान की रियासत है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। सानिया सियालकोट ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। आप इस दिलसोज वाक़े की हम जितनी मजम्मत करें कम है, और ऐसे वाक़यात से न सिर्फ जो मजमूई तौर पर हमारा तशख़्ख़ुस है वो मुतासिर करने और उसकी बदनामी का ये वाक़यात बाइस बनते हैं, बल्कि दुनिया भर में इस वक्त जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ हमारा एक मौक़िफ़ है, हमारा जो एक स्टेट का मौक़िफ़ है, उसको भी न सिर्फ कि तक़वियत नहीं मिलती बल्कि वो कमज़ोर पड़ता जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 3 दिहाइयों में 62 अफराद को तौहीन मजहब में मावराए अदालत कत्ल किया जा चुका है। जो श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर प्रियांता कुमारा का जिक्र है या उनके कत्ल का जो वाक़या है, इसकी तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम ने गैर मशरूत मजम्मत की है, जो कि काबिल सताइश बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मुतहर्रिक हैं, उन्होंने श्रीलंकन सदर को भी यकीन दहानी कराई है और वादा किया है कि मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब तहकीकात की खुद निगरानी भी कर रहे हैं। बिल्कुल, श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर के हवाले से बात की जाए तो उनके कत्ल और तशद्दुद करके कत्ल करने और आग लगाने के इल्जाम में 124 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 19 मुल्जिमान का मरकजी किरदार सामने आया है, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारियों के लिए पंजाब पुलिस का क्रैकडाउन भी जारी है। मरकजी मुल्जिमान को आज गुजरांवाला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को केस की मुकम्मल पैरवी का टास्क भी सौंप दिया गया है। वाक़े की तहकीकात में तहलका खेज इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। पुलिस ने इंकशाफ किया है कि मुस्तकिल अफराद फैक्ट्री को आग लगाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे
और हुजूम के पास पेट्रोल की बोतलें भी थी। पुलिस जब फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुई तो हुजूम फैक्ट्री मालिक पर तशद्दुद कर रहा था। हुजूम ने पुलिस पार्टी पर भी पेट्रोल फेंककर आग लगाने की धमकी दी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को मुश्तल हुजूम से बचाने की जो एक तनहा जद्दोजहद करने वाले साथी थे मैनेजर मलिक अदनान को, उनको तमगाए शुजात देने का भी ऐलान किया गया है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है। जब हमने इस फुटेज को भी देखा तो एक शख्स जिसको बार बार फुटेज में दिखाया जा रहा था कि वो किस तरह से ढाल बनकर उस मैनेजर के आगे खड़ा था कि वो मुश्किल अफराद से उसको बचा सके। उसके बाद उस फुटेज के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें तमगा शुजात देने के बिल्कुल, और यही हमारा आज का मौजू भी है। यही अदनान हमारे आज के हीरो भी हैं, बेहतरीन पाकिस्तानी हैं। और अगर मैं कहूं कि इस पूरे मॉब में शायद वाहिद इस्लाम के सही मानने वाले तो गलत नहीं होगा। इस वक्त हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। उनसे जरा पूछते हैं कि इस वक्त इस सारे मामले के ऊपर जो डेवलपमेंट है वो क्या है, और पंजाब हुकूमत कंपैरेटिवली बहुत कंसर्न्ड है, बहुत अच्छी कारकर्दगी अब तक पुलिस ने दिखाई है अफराद को गिरफ्तार करने के हवाले से। फर्दर डिटेल्स हम हसन साहब से लेते हैं। हसन साहब, थैंक यू वेरी मच और सुबह खैर आपको। बहुत काबिल मजम्मत वाक़या है और पूरी रियासत ऐसे लगता है कि हिल के रह गई है। अब तक जो इस पर डेवलपमेंट हो चुकी है, आप ऑफिशियली हमें बता पाएंगे कि क्या सूरत हाल और क्या डेवलपमेंट हुई है इस वाक़े पर? जी शुक्रिया जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये एक ऐसा वाक़या था जिसके बाद ये बड़ा क्लियर रिजॉल्व है, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमने इसको एक टेस्ट केस बनाना है और हम अपनी सोसाइटी में ऐसे वाक़यात नहीं होने देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब की आपने बात की, वो खुद भी इसको ओवरसी कर रहे थे। जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, वो खुद इस केस को मॉनिटर करते रहे हैं पहले दिन से, और उन्होंने कहा कि इसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए और बड़ा साइंटिफिकली इसको आगे लेके चलना है ताकि हमारा जो प्रोसिक्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग हो। और आपने देखा है कि 24 घंटे के अंदर ही, पहले 24 घंटे के अंदर ही तकरीबन कोई 118 लोग उसी वक्त पकड़ लिए थे, बाकी बाद में 5 और पकड़े, और उसमें जो 19 मेन लोग थे वो भी गिरफ्तार हो गए, जिनकी शक्लें हमें वीडियोस में नजर आई जो वायरल हुई। इसके अलावा हमने सीसीटीवी फुटेज भी काफी कैमरों से निकलवाई, 107 कैमरे थे जिनकी फुटेज हमारे पास आई, उसको भी देखा गया। फोरेंसिक एनालिसिस भी हुआ, पोस्टमार्टम भी हुआ, तो ये सारे जो शवाहिद थे ये इकट्ठे किए गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो आपने पहले इशारा भी सिर्फ किया, ये जो केस है ये पुलिस की मदयत में दर्ज हुआ और ये इत्तेदादी दहशतगर्दी का जो कानून है उसके तहत दर्ज किया गया ताकि इसका फौरी इंसाफ और बड़ा इफेक्टिव इसमें हम जस्टिस की तरफ जाए। ठीक हो गया। हसन खान साहब, ये जो वाकया है इसके बाद हम ओवरऑल भी अगर अपने पास में भी देखें तो इस तरह के कई वाकया जैसे हम अपने रिपोर्ट कर रहे थे कि हुए हैं। माजी की हुकूमतों की बात की जाए या आपकी हुकूमत की भी बात की जाए, और प्राइम मिनिस्टर खुद भी मजहबी हमआंगी के हवाले से जो एक बर्दाश्त का एलिमेंट है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। इस तरह के वाकयात आइंदा फ्यूचर में ना हो और इस तरह की जो के लिए एक बहुत ही अफसोस है जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान का एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गया है। क्या जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, इसको टेस्ट केस किस तरह से बनाएगी कि आइंदा के इस तरह के वाकयात ना हो? जी देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इन वाकयात की और ऐसे वाकयात की एक तारीख है हमारे मुल्क में, और मेरी दुआ है अल्लाह से, हमारी कोशिश, हुकूमत की भी कोशिश है कि ये हमारे मुल्क का ऐसा आखिरी वाकया साबित हो। इसके 2-3 पहलू और 2-3 काम है जो इस सिलसिले में हमें करने चाहिए। पहली चीज की तो हमने बात की और हमने कहा कि हमने इसको एक टेस्ट केस बनाना है। टेस्ट केस इसलिए बनाना है, ना सिर्फ इसलिए कि इंसाफ हो और वो हमारा फर्ज है इंसाफ देना, लेकिन इसलिए भी कि आइंदा आने वाले लोगों के लिए एक डेटरेंस हो। उनको पता हो कि जब वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो फिर कानून की गिरफ्त से वो खुद बच नहीं सकेंगे। और ये बात, ये मैसेज देना, मैसेज को, लोगों को, सोसाइटी को बड़ा जरूरी है। और मुआशरे इसी पे चलते हैं, अगर रूल ऑफ लॉ होगा तो मुआशरे कायम रहते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा हसन साहब, हमने ये देखा है कि जब भी कोई वाकया होता है, जब भी वो एक कोई हीट होती है उस वाक़े की, तो उसमें स्टेटमेंट्स भी आती हैं, प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट्स भी आती हैं। मुझे आज तक प्राइम मिनिस्टर की साहिवाल वाले वाक़े पे की गई ट्वीट नहीं भूलती। मुल्क से बाहर थे, उन्होंने कहा जब मैं वापस आऊँगा तो हम करार वाकई सज़ा देंगे। अली मोहम्मद खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि ये बच्चे जिनके वालिदैन को मारा गया,
हम उनके कातलों को नहीं छोड़ेंगे। फिर उस केस का क्या हुआ आपको पता है। इसी तरह कई और केसेस हैं, मैं उन सबको मेंशन नहीं करना चाहता। अभी तक रियासत कोई एक मिसाल भी नहीं बना पाई है ऐसी, अगर है भी तो हमारे जहन में नहीं है, कि जिसके बाद लोगों को इससे इबरत होती और ऐसे वाकयात ना होते। तो ये जो अभी करंट केस है, एज यू आर सेइंग दिस इज गोइंग टू बी अ टेस्ट केस, आप इसको कैसे प्लान कर रहे हैं, कैसे इसको टेस्ट केस बनाएंगे, कैसे इसके रिजल्ट कौम को ऐसे मिले कि हमारा जो तशख्खुस दुनिया भर में खराब हुआ है, श्रीलंका जो हमारा एक बहुत करीबी मुल्क है, उसमें जो हमारा तशख्खुस खराब हुआ है उसको बेहतर करने में मदद मिले। अच्छा देखिए, नहीं एग्जाम्पल्स है, कई मिसालें भी हैं, लेकिन अब उसकी मेरा ख्याल है तफसील में शायद इस वक्त जाना मुनासिब नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई मिसाल ऐसी नहीं कभी जस्टिस नहीं इसमें हुई है, लेकिन जाहिर है कि हमें उसमें बहुत आगे जाना है। आपने कहा कि कैसे टेस्ट केस बनाएंगे। अच्छा देखिए, कई ऐसे केसेस हुए माजी में जिनके ऊपर सजाएं हुई, लेकिन बाद में उन सजाओं में कोई तखफीफ कर दी गई या बदल दी गई अदालतों के अंदर। अब जाहिर है कि रूल ऑफ लॉ का निजाम उसके अंदर लेके चलना है, और इसमें लोग समझते हैं कि ये ट्रायल स्टेज की बात है। उससे पहले एक बहुत बड़ा किरदार होता है कि उस केस को कैसे उसकी तफ्तीश हुई है, कैसे उसको प्रोसिक्यूट किया गया है, उसका एविडेंस कितना स्ट्रांग है। क्योंकि अदालतें जो हैं वो तो आपका जो चलान है, जो आपने एविडेंस दिया, उसके ऊपर फैसला सुनाती हैं। तो इस केस के ऊपर इस केस को मजबूत बुनियादों पर तैयार करना हुकूमत की, रियासत की जिम्मेदारी है, और उसके बाद इसको ट्रायल स्टेज पे जाना है। और इसीलिए जो मैंने आपको बताया कि चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि आपने इसको बड़ा सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस साथ लेके चलना है, ताकि बाद में कोई शक का फायदा नहीं ले जाए। मैं उसी जानिब भी आना चाह रहा था, आपने खुद इशारा कर दिया साइंटिफिक एविडेंस की तरफ। चूंकि उमूमी तौर पर ये जो फुटेज बेस्ड एविडेंस होता है, ये अदालत में जाके नल एंड वॉइड हो जाता है। यूजुअली इस किस्म के प्रूफ को तस्लीम नहीं किया जाता, या ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि वो काबिल तस्लीम नहीं रहता। तो साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर पंजाब के पास बड़ी ज़बरदस्त फोरेंसिक लैब है। पाकिस्तान, पंजाब का बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है बाकी सूबों की निस्बत, ख़ासतौर पर अगर तफ्तीश की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है पंजाब के पास पुलिस की सूरत में। तो ऐसे कौन से तरीक़ाकार हैं जो इसमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद ये जो तहकीक है वो मज़ीद बेहतर हो पाएगी, तफ्तीश बेहतर हो पाएगी? जी, काफी सारी चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज एक है, जाहिर है कि हमारे पास फेशियल रिकग्निशन और वो सारे जो चीजें वो बहुत बेहतर है, और ये एविडेंस भी अब अदालत में सबमिट होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। उसके अलावा इस दफा जब हमने लोगों को पकड़ना था तो हमने कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और जियो सेंसिंग जो टेक्निक है वो भी यूज की, और उसकी भी काफी मदद दी है। फिर आपको पता है कि फोरेंसिक एनालिसिस कई तरह के और हैं, वो भी हम हमारी जो PFSA है, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, वहाँ पे हो रहे हैं। उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत ज्यादा सहूलियात है। पोस्टमार्टम जो है वो बहुत एडवांस तक हो चुका हुआ है, पॉलीग्राफ टेस्टिंग है, काफी चीजें हैं। मुझे इस स्टेज पे नहीं पता कि उसमें से क्या क्या टूल इस केस में यूज होगा, लेकिन हमारे पास वो तमाम टूल्स मौजूद हैं हमारे PFSA में, जिनकी अगर जरूरत पड़ी तो हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हसन साहब, इन पे आखिरी सवाल, जो उनकी अहलिया है उन्होंने जस्टिस भी डिमांड किया है, और बाद में जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, क्या उस तरह उनसे आप लोगों की क्या कम्युनिकेशन है फिलहाल इस वाक़े को लेकर? और ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि फैमिली ने कॉम्पनसेशन के लिए भी कहा है, कुछ खबरें ऐसी भी कुछ साफी दे रहे हैं कि कुछ कॉम्पनसेशन उनको चाहिए। क्या ऐसा भी आपके साथ कोई रब्ता हुआ है गवर्नमेंट के साथ? देखिए, ये जो तमाम रवाबित है वो जाहिर है कि हमारी जो वजारत खारजा है उनके जरिए होते हैं, और वो उनसे राब्ते में है। एक जाहिर हाईएस्ट लेवल के ऊपर भी राब्ता है, उसके बाद हमारी वजारत का भी राब्ता है। अभी पंजाब हुकूमत की हद तक जो हमारा राब्ता था वो जाहिर है कि अभी डेड बॉडी डिस्पैच करने के हवाले से था, और वो भी हम वजारत खारजा के जरिए कर रहे थे। लेकिन जो आपने पहले बात की कि वो जस्टिस चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये ऐसा केस है जिसपे उनकी फैमिली का तो ये बिल्कुल, वो तो सबसे ज्यादा इसके अंदर विक्टिम्स हैं और वो सफरर्स हैं, लेकिन ये पूरी पाकिस्तानी कौम का भी मुतालबा है कि इस केस में इंसाफ हो, तो हम उनके साथ खड़ी हैं। चलें हसन, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को वाकई एक टेस्ट केस बनाए और दुनिया को नज़र आए। हम अगर सज़ाएं भी दें तो किसी को झिझक के सज़ाएं ना दें। कुछ वाक़यात का आपने जिक्र किया, मैं मानता हूँ 3 केसेस के अंदर सज़ाएं हुई, सज़ाएं मौत भी हुई, लेकिन बड़ी झिझक की हुई। रियासत को बहुत ही एहतियात के साथ इन मामलात को करना पड़ा, और उस एहतियात का नुकसान ये हुआ कि ऐसे वाक़यात फिर होना शुरू हो गए। रियासत को थोड़ा सा ब्रेव बारल होना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर क्रेडिट दूंगा फवाद चौधरी को। कल उन्होंने जो ट्वीट की, उससे पहले भी उन्होंने जो ट्वीट की, इज़ बीन वेरी आउटस्पोकन, और उन्होंने कहा कि ये रेत हमारे हाथ से पिघल रही है, वक्त हमारे हाथ से जा रहा है। मेरे ख्याल में रियासत को ऐसे ही माइंडसेट
की ज़रूरत है जो कि बेहतर फैसले और बोल्ड फैसले करे। और दूसरी जानिब मलिक अदनान को हम कैसे भूल सकते हैं जी। आज हमारे एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पे लीड के साथ बिल्कुल उनकी तस्वीर भी छपी है, मैं देख रहा हूँ। उनका कहना था कि मैंने बड़ी मिन्नत समाजत की लेकिन मैं प्रियंका को नहीं बचा सका। वो प्रियंका को तो नहीं बचा सके लेकिन इंसानियत को काफ़ी हद तक बचाने में अदनान ज़रूर कामयाब हुए। और उन्हें इस हवाले से ऑब्वियसली पूरी कौम उस पे फ़ख्र भी करती है कि जिस तरह से जिस ह्यूमैनिटी का उन्होंने मुजाहरा किया सारी सिचुएशन में। इसके साथ साथ जी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएंगे कि निशान हैदर और सितारा जुर्रत हासिल करने वाली वाहिद शख्सियत मेजर शबीर शरीफ शहीद का 50वां यौम शहादत है। और 28 अप्रैल 1943 को वो गुजरात के ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए जिसने पाकिस्तान को कई बहादुर बेटे दिए। और मेजर शबीर शरीफ शहीद ने 21 साल की उम्र में अफवाज पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की और बतौर कैडेट कोल अकेडमी से एजाज़ी शमशीर हासिल की। और सन 1971 की जंग में मेजर शबीर शरीफ की जो क़यादत में सुलेमान की सेक्टर में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की एक कंपनी को ऊंचे बंद पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और इस बड़े मार्के में दुश्मन के 43 सिपाहियों को उन्होंने जहन्नुम वासिल किया और 28 को उन्होंने कैदी बनाया। बिल्कुल। और हमारे इस कौम के अजीम सपूत हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। 6 दिसंबर 1971 का आपने जिक्र किया तो इसी को दुश्मन के हमले का दिफा करते हुए मेजर शबीर शरीफ एंटी एयरक्राफ्ट गन से दुश्मनों के टैंकों पर गोलियां बरसा रहे थे कि दुश्मन के टैंक का एक गोला उन्हें आ लगा और मेजर शबीर शरीफ शहीद ने जाम शहादत नोश किया। वो वाहिद शख्सियत है जिन्हें उनके लाजवाल कारनामों पर निशान हैदर और सितारा जुर्रत से नवाजा गया। और आपको शुरू ही से वतन अजीज़ पर जान कुर्बान करने का जज्बा आपके अंदर कूट कूट कर भरा था। मेजर शबीर शरीफ के मामू मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, उनको कौन नहीं जानता, उनके पास भी निशान हैदर है। 1965 की जंग में उनको मिला और इन खुश नसीबों में शामिल हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। जबकि आपके सगे छोटे भाई जनरल राहील शरीफ पाकिस्तान आर्मी के चीफ सलार के तौर पर भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम मेजर शबीर शरीफ शहीद को सलाम पेश करती है। इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जरा हम कराची चलते हैं जी। कुछ कराची की बात करते रहते हैं हम, वैसे कम नहीं करते रहते हैं और कराची के मसाइल हमारा बड़ी तरजीह है हमारी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। शहर कायद के जो बासी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। खबर यह है कि जो खटारा बसें हैं जिसमें आप सफ़र करते हैं, जिनसे आपकी बड़ी यादें वाबस्ता होंगी, उनकी मुश्किलात खत्म होने वाली हैं क्योंकि ग्रीन लाइन बस सर्विस जल्द चलने वाली है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया और कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान 10 दिसंबर को कराची के पहले जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। रवा साल 20 सितंबर को चीन से ग्रीन लाइन बसों की पहली खेप कराची पहुंची थी, आपको दिखाई थी हमने। 21.7 किलोमीटर तवील ये ट्रैक है। इस पर 24 स्टॉप्स बनाए गए हैं। बस सर्विस के केडीए चुरंगी से लेकर जो सुरजानी है उससे शुरू होगी, पावर हाउस चुरंगी, नॉर्थ कराची, यूपी मोड़, नागन चुरंगी, 5 स्टार चुरंगी, हैदरी, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, नाजमाबाद 1 नंबर, गोलीमार और लसबेला से होती हुई ये पटेल पाड़ा के मकाम पर इख्तिताम पजीर होगी। बिल्कुल, इस बस में 190 अफराद सफर कर सकेंगे और मंसूबे का संगे बुनियाद फरवरी 2016 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने रखा था। इब्तदाई जो लागत थी उसका तखमीना 16.85 अरब रुपए लगाया गया था, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की तजवीज़ पर 10 किलोमीटर का जो इजाफी ट्रैक है वो उसमें शामिल कर दिया गया था और उसकी लागत अब 24 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। मगर इस मंसूबे को मुकम्मल करने में ना किसी का बस चलता था और ना इस पर बस चलती थी, मगर अब बस भी चल रहा है और बस भी चलेगी और शहरी जो है खटारा बसों से निजात हासिल कर सकेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ काशिफ हुसैन मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेसो में। काशिफ, इस बस के हवाले से इफ्तिताह तो होने जा रहा है, लेकिन हम 10 दिसंबर की हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर खुद इसका इफ्तिताह करेंगे, लेकिन अभी आप इस वक्त ट्रैक पे मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है? क्या ये बस का जो ट्रैक है, ये तमाम तर जो इंतजाम हैं वो इस वक्त मुकम्मल हैं कि इसको ऑपरेशनल किया जा सकेगा 10 को? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने 2016 में बताया कि साबिक वज़ीर आज़म ने इसका संगे बुनियाद रखा था, तकरीबन 7 साल गुजर चुके हैं, ये ट्रैक अभी तक अधूरा पड़ा है। 2 इस प्रोजेक्ट के हिस्से, एक ये ट्रैक है जो मेरे पीछे आपको नज़र आता है, ये गुजरगाह है, ये काफ़ी अरसे 2 से 2.5 साल के अरसे में ये मुकम्मल हो चुका था, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर जो 24 स्टॉप्स बनाए गए थे, उसके स्टेशन की तामीर, उसका आपस में कनेक्ट करना, उसके ऊपर टिकटिंग का निज़ाम लगाना, खुदकार जीने लगाना, ये तमाम काम 3 से 4 साल में भी मुकम्मल नहीं हो सका। नाकिस मनसूबाबंदी कहें या हिकमत अमली का फुकदान कहें, जो हसास हालात थे यानी बरकी जीने थे वो बहुत पहले लगा दिए गए 2 साल कबल, और अब तक वो कबाड़े की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, खटारा हो चुके हैं।
24 स्टॉप्स का ये मंसूबा था, लेकिन अभी सिर्फ 21 स्टॉप्स तक मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे, केडीए चौरंगी से लेके सुरजानी से नुमाइश तक। कल हमने इसका बगौर जायज़ा लिया ट्रैक का कि जब वफाकी हुकूमत के दावा है कि वज़ीर आज़म इस शानदार मंसूबे का इफ्तिताह करने आ रहे हैं, आया ये मंसूबा शहरियों के लिए अभी ये मुकम्मल तौर पर तैयार है या नहीं है। तो पता चला कि जो इसका पहला स्टॉप है केडीए से लेके और 90 स्टॉप तक, यानी 8 स्टॉप बीच में आते हैं नागन तक, उन तमाम 8 स्टॉप्स के ऊपर काम अभी अधूरा पड़ा है। और वही इलाके हैं जहाँ के स्टेशन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत उजलत में काम किया जा रहा है। इस काम के दौरान शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर लिफ्ट लगाई जानी थी, वो लिफ्ट नहीं लगी हैं। यहाँ पर बरकी जीनें मुकम्मल तौर पर तबाह हाल हैं, फुटेज हमारे पास मौजूद हैं। और इसके अलावा वायरिंग का काम हो रहा है। बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ टिकटिंग का खुदकार सिस्टम भी अभी नस्ब नहीं हो सका। तो कराची के शहरियों ने जब 7 साल इस मंसूबे के लिए सब्र किया है, बसें आ चुकी हैं। हुकूमत का ये दावा है कि पाकिस्तान को दुनिया में आलमी मयार का एक जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देने जा रही हैं। तो कराची के शहरियों के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ और नहीं होगी। लेकिन अगर नाकिस मनसूबाबंदी होती है, उजलत में इस मंसूबे का इफ्तिताह किया जाता है, तो वो जो रिलीफ हुकूमत देना चाहती है कराची के शहरियों को जो कि ट्रांसपोर्ट के मसाइल से परेशान है, वो उनके लिए जहमत भी बन सकता है। अच्छा काशिफ, इसके लिए हमने चूंकि मेट्रो इस्लामाबाद का एक्सपीरियंस किया, फिर मेट्रो लाहौर का भी, उसको भी हम कवर है। तुम्हें मालूम है कि इसमें स्टाफ बड़ा चाहिए होता है, सिर्फ बसें चलाने के लिए नहीं, बल्कि जो टिकटिंग स्टाफ होता है बूथ्स के ऊपर एक फुल फ्लेज। पंजाब के अंदर तो अथॉरिटी, मेट्रो बस अथॉरिटी बनाई गई थी जो कि काम करती है। क्या वहां पे भी ऐसी कोई अथॉरिटी इस ग्रीन लाइन के लिए बनाई गई है? नंबर 1, इसका स्टाफ कैसे रिक्रूट किया जाएगा? बहुत बड़ी तादाद में लोग चाहिए, उनका पे स्ट्रक्चर चाहिए, उनके मंथली एक्सपेंसेस चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें यह भी मालूम पड़ा कि जिन इनकम्प्लीट स्टेशन के बारे में आप बता रहे हैं कि वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। कल जब आपने एक्सप्रेस न्यूज पे दिखाने की कोशिश की तो वहां पे गार्ड्स ने न सिर्फ आपको मना किया बल्कि कैमरा वगैरह लेने की भी कोशिश की। कुछ ऐसा भी हुआ कल? जी बिल्कुल, दोनों बातों का मैं आपको बताता हूं कि सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी का ये प्रोजेक्ट है जिसने ये ट्रैक बनाया, टेंडर करके गाड़ियां इंपोर्ट की, और अब ये कि अलग प्राइवेट ऑपरेटर को इसका ठेका दिया गया है जो बसों को ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा टिकटिंग के सिस्टम के लिए कौमी इदारे NRTC ने सिस्टम बना के दिया है। मुख्तलिफ इदारों की इसके अंदर काविश है, लेकिन कोई अथॉरिटी, जिस तरह आपका कहना है कि लाहौर या इस्लामाबाद में, वो अथॉरिटी कराची में नहीं बन सकी। इसी वजह से हमें लग रहा है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। असल बात यह है कि जब आप इस स्टेशन तक एक्सेस करेंगे, वहाँ तक आने वाले रास्तों पर तजावजात की भरमार है, पथारे हैं, फलों के ठेले, पंचर की दुकानें, कचरा कुंडी तक हमने देखी कल। वहाँ पर इस कदर गंदी गलाजत पड़ी हुई थी। वो गलाजत लग के जूतों के साथ जब स्टेशन पे और गाड़ियों पे आएगी तो ये माहौल की इंटरनेशनल माहौल नहीं होगा, ये बड़ी कसीफ माहौल होगा। अच्छा, क्योंकि मीडिया एक स्टेक होल्डर है, हम चाहते हैं कि हुकूमत के, पब्लिक के जो वसाइल हैं, पब्लिक मनी, टैक्स का पैसा, ये ज़ाया ना हो। तो कल हमने ये जानने की कोशिश की, उसको रोका गया, उस पर रोका गया और आपको मना किया गया। ठीक है काशिफ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप हमें लाइव अपडेट कर रहे थे। देखते हैं जी इफ्तिताह होता है, और होता है तो किस तरह होता है। जैसी सूरत हाल नजर आ रही है, फुटेज में दिखा रहे हैं या बता रहे हैं काशिफ, मखदूश सूरत हाल है और ऐसा लगता है जुगाड़ लगाई जा रही है। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। 10 दिसंबर को जब इफ्तिताह होगा, प्राइम मिनिस्टर खुद करेंगे, उसके बाद की सिचुएशन भी आपको बताते रहेंगे। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और कल लाहौर में तब्दीली आते आते रह गई, बिल्कुल रास्ते में थी और पता नहीं क्या कल जनाब तब्दीली ही हुई कि पीपल्स पार्टी के बहुत अरसे के बाद लाहौर में 32,313 वोट निकल आए। हम NA 133 की बात कर रहे हैं। कल उसका ज़िमनी इंतखाब था, परवेज़ मलिक साहब की इंतकाल के बाद कल उस पर ज़िमनी इंतखाबात करवाए जा रहे थे। तो ये नून लीग ने नशिस्त अपनी दोबारा हासिल करने में वो कामयाब हो गई है। ताहम नताइज कुछ खास तसल्ली बख्श इस लिहाज से नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा वोट ले लिए। खैर, गैर रत्मी और गैर सरकारी नताइज आपको बता रहे हैं, जिसके मुताबिक कल होने वाले इस इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मरहूम परवेज़ मलिक की अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक पहले नंबर पर हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल साहब दूसरे नंबर पे हैं। इस ज़िमनी इलेक्शन बात की दिलचस्प बात, ओवरऑल एक हाईलाइट कहें तो वो यही रही कि हुक्मरान जमात PTI के उम्मीदवार मैदान में उतरने से पहले ही आउट हो गए, यानी कि वो उम्मीदवार PTI मैदान में उतारी थी जिनका वोट ही नहीं था। यहाँ पे वोट ही नहीं था और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुकाबला हुआ। वोटर्स की दिलचस्पी कम रही, लेकिन हैरानकुन तौर पर आपको बताएं तो मुस्लिम लीग नून को गुज़िश्ता इलेक्शन के मुकाबले में कम वोट मिले, जबकि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे असलम गिल साहब, उन्हें जनरल इलेक्शन के मुकाबले
में 3 गुना ज्यादा जो वोट उन्होंने हासिल किए, जो कि पीपल्स पार्टी के लिए एक खुशाइंद बात हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हम पीडीएम की बात कर लेते हैं, कभी कभी तो जिक्र कर लेना चाहिए। गुज़िश्ता रोज शाहिद खाकान अब्बासी की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें लॉन्ग मार्च और इस्तीफों से मुतल्लिक सिफारिशात तैयार की गई। तहम लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के वक्त और तारीख का तयन पीडीएम का सरबराही इजलास करेगा, जबकि लॉन्ग मार्च से पहले चारों सूबों में कन्वेंशन और एहतजाजी जलसे करने पर भी इत्तफाक किया गया। आज पीडीएम का एक और अहम सरबराही इजलास होने जा रहा है, जिसमें बहुत कहा जा रहा है कि अहम फैसले मुतवक्के होंगे। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि इजलास में इन हाउस तब्दीली होगी, मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। इससे पहले 6 हफ्तों में, अगर हम पहले 6 हफ्तों की बात करें, तो पीडीएम के 3 सरबराही इजलास हो चुके हैं, जो तमाम बेनतीजा रहे हैं, जबकि 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। पीडीएम अभी तक इस्तीफों का फैसला नहीं कर सकती। बिल्कुल, पीडीएम के इजलास भी ऐसे ही नतीजा खेज होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर महंगाई पे वो इजलास करते हैं ना, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता, इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता। वो महंगाई नहीं रोक पा रही, पीडीएम का प्राइम दोनों एक दूसरे के पीछे, एंड पब्लिक देख रही है कि वो क्या रहा है। खैर, गुज़िश्ता ये बात जी मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को फैसला हो जाएगा कि पीडीएम ने मज़ाहमत करनी है, मफाहमत। सो ये आज का दिन इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ इसी हवाले से तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि बड़ी अहम शख्सियत है, नून लीग के आम रहनुमा हैं। उनसे जरा पूछते हैं कि वो अब इस पे हमें क्या बता पाएंगे। तो तलाल साहब, सबसे पहले तो NA 133 में जो आपकी कामयाबी है, उस पर आपको मुबारक हो। मुस्लिम लीग नून को जो गुज़िश्ता इलेक्शन है, इसके मुकाबले में कम वोट पड़े हैं। पीपल्स पार्टी 3 गुना ज्यादा वोट ले गई। दो के ख्वाजा साद साहब ने कहा कि जी हमारी जो लीड है वो पहले से बढ़ गई, लेकिन वोट कम पड़े हैं आपको, और उसकी वजह उन्होंने टर्नआउट बताया। वैसे बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी के वोट बढ़ने की वजह क्या लग रही है आपको तलाल साहब? जी बिल्कुल, टर्नओवर कम रहा है, बाय इलेक्शन था। और मगर अगर आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून के जो वोट है, वो ये सिर्फ कास्टिंग जो है वो 18.5% हुई है, और जनरल इलेक्शन में शहरों में कास्टिंग जो है वो टर्नओवर वो 60% के करीब होता है। तो फिर उस हिसाब से हमने 1.5 लाख वोट लिए, जो कि पिछले इलेक्शन में सिर्फ 90,000 था। सो हमारी परसेंटेज जो है वोटों की वो बहुत ज्यादा बड़ी है। बाकी पीपल्स पार्टी ने जो वोट लिया है उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जिसकी हमने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की थी। और उसके साथ तकरीबन हर अपोजिशन पार्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीपल्स पार्टी के इस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही थी। ये आप पूरी नून लीग एंड वर्सेस ऑल जो थे, ये उसका रिजल्ट है। उसके बावजूद परसेंटेज के हिसाब से हमारी परसेंटेज वोट्स की परसेंटेज के हिसाब से आप में बेहतरी नजर आई है। ठीक हो गया। इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से बात करें, आपको सिडनी इलेक्शन में किस तरह से बेहतर नजर आया इलेक्शन कमीशन का किरदार? इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो कदरे बहुत बेहतर रहा है, और उसमें मीडिया का भी रोल है। और पिछले दिनों जो इलेक्शन कमीशन ने इकदाम किए हैं, खुसूसन जो उन्होंने डस्का की रिपोर्ट जारी की है, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का अमला है, उन्होंने भी ज्यादा जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। मैं समझता हूं कि जो डस्का वाला रिपोर्ट है, उस पर अगर सजाएं दी जाएं और वहां पर एग्जाम्पल बनाया जाए उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये किया है, वो सियासी लोग हैं या कोई मुलाजमीन है, तो उसके बाद फिर जो धांधली या इस तरह की जो करप्ट प्रैक्टिसेस है वो कम हो जाएंगी। आप मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी तनकीद तो करते हैं, पीडीएम के इजलास पे इजलास होते रहते हैं, लेकिन अभी तक पीडीएम कोई सॉलिड स्ट्रैटेजी नहीं बना पाई है, कोई हिकमत अमली नहीं बना पाई पीडीएम, जिसके बाद कोई हुकूमत को बहुत बड़ा डैमेज दिया जा सकता। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या आपसे कोई स्ट्रैटेजी बन नहीं पा रही या बना नहीं पा रहे, आप बनाना नहीं चाह रहे? देखिए, पीडीएम अपना रोल प्ले कर रही है, और पीडीएम को जो नुकसान हुआ है वो पीपल्स पार्टी के अलहदा होने से हुआ है। अगर पीपल्स पार्टी उस वक्त अलहदा ना होती तो आज पीटीआई की हुकूमत ना होती। सो पीटीआई की हुकूमत को जो एक मजीद टाइम फराहम किया है वो पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से अलहदा होकर किया है। बाकी हर इजलास में कोई ना कोई बड़ा फैसला किया जाता है, और इंशाअल्लाह ताला हम फैसले जो है वो कंसेंसस से करना चाहते हैं, तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेके। बेशक कि हम सबसे बड़ी जमात है पीडीएम की, तो यही कोशिश है, और इंशाअल्लाह ताला एक मुतफिका फैसला आपके सामने है। तलाल साहब, मौलाना फजलुर रहमान का तो मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, वो इस्तीफों को तरजीह दे रहे हैं और बार बार उस पर फोकस भी कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ वाज़ेह था कि इन हाउस तब्दीली की जाए, लेकिन नून लीग कुछ कन्फ्यूजन, कुछ इबहाम का शिकार रही है। इसकी क्या वजह है? मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या नून लीग हो, हम हर उस ऑप्शन की हमायत करते हैं
जिससे पाकिस्तान के लोगों को जल्द रिलीफ मिल सके, क्योंकि एक एक दिन जो है इस हुकूमत का और इमरान खान का गरीब आदमी पे भी भारी है, पाकिस्तान पे भी भारी है। स्टॉक एक्सचेंज डूब रही है, रुपया डूब रहा है, गरीब की रोटी छिन गई है। सो इस सूरत हाल में हर दिन जो है वो गरीब आदमी के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। सो हम तो हर ऑप्शन इस्तेमाल करने को तैयार है। काश पीपल्स पार्टी को भी ये चीजें समझ आ जाए और वो पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी करें। विकेट की दोनों साइड पे खेलने से पीपल्स पार्टी को भी फायदा नहीं होगा। लोग अब बड़े समझदार हैं और इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का भी नुकसान हो रहा है अगर पूरी ऑपोजिशन। अच्छा तलाल साहब, भी बड़ा अहम इजलास हो रहा है, आप तो वकालत कर रहे हैं पीडीएम की और जो जिम्मेदार है वो पीपल्स पार्टी को ठहरा रहे हैं, लेकिन आज के पीडीएम के इजलास में मफामत या मजामत, मौलाना ने कहा था अहम फैसला होगा, कुछ बता सकते हैं क्या अहम फैसला होगा आज? देखिए, इस वक्त जो मुजाहमत है वो ही इमरान खान को भी घर भेजेगी और इमरान खान के लाने वालों को भी ये सबक देगी कि आइंदा पाकिस्तान के वोट, लोगों के वोट से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से नहीं खेलना। मुफाहमत जो है वो आइन और अदारों को दायरे में रहने के लिए जरूर उस पर बात की जा सकती है, मगर मुजाहमत जरूरी है ताकि गरीब को दोबारा उसकी रोटी मिल सके, पाकिस्तान को उसकी खोई हुई इज्जत मिल सके, पाकिस्तान की डूबती मईशत जो है उसको फिर से एक दफा सहारा मिल सके। इस वक्त तो जो सूरत हाल है, इस तब्दीली का जो तजर्बा है वो पाकिस्तान की तारीख में एस्टेब्लिशमेंट का सबसे नाकाम तजर्बा रहा है। 1971 के बाद तब्दीली का जो तजर्बा है ये इसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान। ठीक हो गया। महंगाई की भी बात कर लेते हैं, जिसपे ऑपोजिशन ने बहुत एहतजाज का भी ऐलान किया। गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि मिनी बजट पेश करेंगे आइंदा दिनों में। हाँ, ऑपोजिशन भरपूर इस पर सियासत भी कर रही है। जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन है ये पार्लियामेंट में मिनी बजट का रास्ता कैसे रोकेगी, क्या स्ट्रैटेजी बनाएगी? देखिए, हुकूमत मिनी बजट आए दिन लाती रहती है। हर कुछ दिन बाद पेट्रोल बढ़ता है, गैस की कीमतें बढ़ती हैं, बिजली की कीमतें बढ़ती हैं और महंगाई जो है वो पाकिस्तान में उसकी तो 70 साल में मिसाल नहीं मिलती। ये 70 साल में अगर आटा 35 का था तो 3 साल में ये 80 का हुआ है। चीनी अगर 50 की थी तो 120 की हुई है। घी 140 का था तो 340 का हुआ है। और इसी तरह बिजली गैस की प्राइसेस। सो गरीब आदमी के लिए तो रोटी खाना मुश्किल हो गई है। भरपूर अंदाज में इसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन कोई इमरान खान को भी कोई शर्म हया चाहिए। कम से कम और कुछ नहीं तो अपने ही पुराने इंटरव्यू सुन लें। कोई अगर इतनी नलायकी नाहिली जो इमरान खान की है वो पाकिस्तान को कॉस्ट कर रही है, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको दौ पे लगा रही है। गरीब आदमी की जो रोटी है वो इस कदर मुश्किल की जा रही है कि न जाने फिर दोबारा गरीब आदमी रोटी 2 वक्त की खा भी सकेगा कि नहीं, इस तरह के मुश्किल हालात हैं। सो मिनी बजट जो है ये हर मिनी बजट हुकूमत की नाकामी की निशानी है। हम भरपूर मजामत करेंगे। सही तलाल साहब, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आपने अलग सुबह में ज्वाइन किया और ऑपोजिशन का, पीडीएम का मौकिफ हमारे सामने रख रहे थे। आपने मौकिफ जाना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और मौसम का जिक्र हमने शुरू में भी किया था। लाहौर के अलावा बाकी जगहों का मौसम बेहतर होना शुरू हो गया है। कहा जाता है कि जब इस्लामाबाद और दीगर जगहों पे थोड़ी बारिश होती है तो उसका कुछ हिस्सा लाहौर और सेंट्रल पंजाब में आ ही जाता है। इस दफा नहीं आया क्योंकि उधर भी तो थोड़ी सी हुई है। हमने बस एजाज में फैल लिया। हमने एजाज में, लेकिन हम इजहार यकजहती कर रहे हैं। और ये अमला हसन ने खास तौर पर फुटेज मंगवाई अभी अभी के लोगों को ये ना लगे कि हमने वैसे ही हाई नेक्स पहने थे। वाकई बर्फबारी हो रही है जी पाकिस्तान में, और बड़ी जबरदस्त हो रही है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी तो हो रही है। मनाजिर आप देख सकते हैं क्योंकि मौसम की पहली बर्फबारी है तो इसमें ज्यादातर लोग जो सयाह होते हैं वो बहुत सारे लोग वेकेशंस के लिए जाते हैं इन इलाकों में। लेकिन बी सेफ एवरीवन, अगर आप लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से, बहुत ख्याल से जाए। और चूंकि इस वक्त रोज की सिचुएशन भी मुख्तलिफ होती है स्नोफॉल की वजह से, तो ये मनाजिर आप मुख्तलिफ जो इसमें कुछ जो है वो पाकिस्तान के सारे बालाई इलाके, पहाड़ी इलाके ही हैं। कुछ रिपोर्टेडली मानसेरा के इलाके हैं, उसके अलावा सवात के कुछ इलाकों में, कालाम में तो वैसे शदीद बर्फबारी हुई है। कल मैंने एक दोस्त ने मुझे क्लिप भेजा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ज़बरदस्त। उसके अलावा जी ज़ियारत जो रेजिडेंसी है मालम जब्बा में भी हुई है। वहाँ पे तो स्कीइंग होने वाली है, अभी स्टार्ट हो रही है, स्कीइंग इवेंट हो रहा है। और ये देखिए कितने खूबसूरत मनाजिर हैं।
और हम सिर्फ देख के ही फिल वक्त इनको महसूस कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह करे ये भी अब हद से ज़्यादा हो चुके, क्लाइमेट चेंज का ये भी इम्पैक्ट होता है ना कि बर्फबारी होती है तो वो भी शदीद, गर्मी होती है तो वो भी शदीद। तो अल्लाह करे ये ज़रा थोड़ा बैलेंस्ड रहे बर्फबारी भी। लेकिन मनाजिर बहुत खूबसूरत है। अगर आपके पास छुट्टियां हैं, जो कि हमारे पास तो नहीं है, आपके पास अगर हैं तो प्लान करें और जाएं एंड हैव अ नाइस नेक्स्ट वीकेंड इन स्नोफॉल। हमारे पास होती हैं छुट्टियां, पता नहीं कहाँ जाती हैं। हम उसमें स्नोफॉल देखने नहीं जा सकते ना। हाँ, लेकिन चले कोई बात नहीं, आप जाएं स्नोफॉल हम वर्चुअल एंजॉय करते हैं। चलें, आपको एहतियात करनी है आपने। अगर आप जा भी रहे हैं, रोड्स पर बहुत स्लिपरी होती है स्नोफॉल की वजह से, गाड़ी आहिस्ता चलाएं, सेफ तरीके से जाएं, अपना पूरा इंतजाम करके जाएं और बेहतर तौर पे अपनी वेकेशंस को एंजॉय करें। और हम वेकेशंस पे तो नहीं जा सकते और आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं जा सकते, लेकिन हम आपको खाना तो खिला सकते हैं ना, हाँ ना, लाहौर में रहते हुए। और कुछ होना हो, खाना होता है यहाँ पे, वर्चुअल खाना। वो भी आपको फजले एक डेरा लेकर जा रही है फरियाद राना आज के देसी फूड। देसी फूड कमोबेश मुझे 20-22 साल हो गए इस रेस्टोरेंट पे। मटन कढ़ाई अच्छी है, टकाटक लेग पीस, यहाँ के चने हैं, यहाँ के पाए हैं। एक तरफ चौको छक्कों की बरसात और दूसरी तरफ कजाफी स्टेडियम के वस्त में ख्वाबों की भरमार। एक हिस्पानवी कहावत है, पेट दिमाग पर हुक्मरानी करता है। और अगर ये कहा जाए कि अच्छा और बेहतरीन खाना आपके दिमाग को और सोच को तब्दील कर सकता है तो ये बेजाना होगा। नाजरीन, आज मैं आई हूँ फजले हक डेरा पे, जहाँ की खास बात यहाँ का पुरताइश और पुरसकून माहौल है, जहाँ पर आप खुली फिजा में बैठकर अपना खाना और मौसीकी दोनों एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि आप यहाँ सर्दियों में भी आएंगे तो आपको गर्मा गर्म खाने का उतना ही मज़ा आएगा। नाजरीन, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर जो खानों के शौकीन हैं उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया है और उनका मतलूबा खाना कैसे तैयार किया जाता है। नाजरीन, इतनी शदीद ठंड में मेरे साथ अभी मौजूद हैं जो कि खाना खाने आए हैं कजाफी स्टेडियम में, जावेद अली मनवा, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनसे पूछते हैं आपने क्या ऑर्डर किया है यहाँ से। देखिए जी, हम चूँकि बलाई इलाकों से आए हैं और हमारा कुज़ीन जो है वो बुनियादी तौर पे सर्दियों का कुज़ीन मुख्तलिफ होता है, तो हम चूँकि अपनी यादें ताज़ा करने वापस लाहौर आए थे, हमारी मादर इल्मी यहाँ पे है, तो रिवायती तौर पे जो पंजाब के खाने हैं उन्हीं में से कुछ ऑर्डर किए। यहाँ पे यहाँ की जो स्पेशलिटी है, यहाँ के चने हैं, यहाँ के पाए हैं और साथ ही उसके जो कढ़ाई है वो हमने ऑर्डर की है। चूँकि हमारा ज़माना तालिब इल्मी जो है वो यहीं पे गुजरा है, तो यहाँ की पुरानी जो यादें हैं वो रिकॉल करने की ज़रूरत पेश आई, तो उसके लिए यहाँ आके। अच्छा ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान में आप ममतो और डाउडाव तो खाते ही होंगे, यहाँ पर आपने आकर देसी खाना खाया तो डिफरेंस क्या लगा आपको? देखें, बुनियादी तौर पे हर इलाके की अपनी रिवायात के हिसाब से वहाँ की मौसमी शिद्दत के एतबार से वहाँ का कुज़ीन डेवलप होता है। अब गिलगित बल्तिस्तान बालाई सतह पे है और वहाँ पे सर्दियाँ शदीद होती हैं, वहाँ पे गोश्त के बने जो कुज़ीन है हमारा, जिसमें ममतू है, डाउडो है, छापशुरो है और साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट्स से बने हुए जो देसी घी के आइटम्स हैं, जिसमें ग्रिलिंग है, दिरमपिटी है, वो हमारा ट्रेडिशनल कुज़ीन है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ की जिस अंदाज़ में यहाँ के कुज़ीन्स हैं, उन दोनों के अंदर बुनियादी तौर पे इलाके की शिद्दत का फ़र्क है, इलाके के मौसम का फ़र्क है और लोगों की मोहब्बत का फ़र्क है। आप ज़्यादा शौक़ से यहाँ से क्या खाते हैं? हमारे लिए तो जी लाहौर के बोंग और पाए जो है वो ज़्यादा शौक़ से खाते थे। अब चूँकि वो उस अंदाज़ में वो कुज़ीन प्रैक्टिस भी नहीं रही है और अभी देखते हैं कि कितना खा पाते हैं। कबाब भी किए ऑर्डर और एक टकाटक लेग पीस, बच्चों के लिए फ्राइज़ और बस रोटी और सैलेड। इनके किस खाने ने इतना आपको खींचा जो आपको यहाँ आना पड़ा? खाने के अलावा इनकी सिटिंग अट्रैक्ट करती है। हाँ। इनका जो इन्वायरमेंट है वो अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए फिर साथ में बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं और हम भी साथ खाना भी खा लेते हैं। खाना तो मैं बाद में ट्राई करके आपको बताऊंगी कि कैसा है, लेकिन उससे पहले हम ऑनर से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त
ईमान अहमद साहब, यहाँ का एम्बियंस जो है बहुत अच्छा है, एक ट्रेडिशनल सी लुक आ रही है, देसी लुक आ रही है। आपने चारपाइयाँ वगैरह भी यहाँ पर रखी हुई हैं, पीढ़े भी हैं, लाइव म्यूज़िक भी चल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये जो मेरे बड़े बहनोई थे, अल्लाह उनको बड़ी जन्नत में जगह दे, ये सारा उन्हीं की कॉन्सेप्ट है। और ये जो हमारा नाम है उसके एंड में डेरा लगता है, तो उसी वजह से जो है ये सारा एटमॉस्फेयर जो है ये डिज़ाइन किया गया है। आपका जो मेन्यू है वो देसी है सारा, तो उसमें सबसे ज़्यादा डिमांडिंग डिश कौन सी है? उसमें जो है जी हमारे जो पाए हैं वो हमारी स्पेशलिटी है, और उसके बाद जो पाकिस्तानी बोनलेस हांडीज़ हैं वो हमारा बहुत यहाँ पे माशाल्लाह उनका टेस्ट है। उसके बाद जो बारबेक्यू है, ये तीन जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। अच्छा, यहाँ आपके रेस्टोरेंट में किस मौसम में सबसे ज़्यादा रश होता है? अब ये अल्लाह का शुक्र है विंटर स्टार्ट है, तो ये हमारा मार्च के एंड तक जो है ये हमारा सीज़न है। लोग बाहर निकल के खाने को ज़्यादा लाइक करते हैं। अच्छा, आपने क्या ऑर्डर किया था? हमने ऑर्डर किया है जी अभी तो चिकन कॉर्न सूप ऑर्डर किया है, और साथ में इनका एक बड़ा वो मशहूर है चिकन पाइनएप्पल सैलड। अब ये मुझे ये बताएं कि आप और क्या क्या खाते हैं यहाँ से? यहाँ पे अभी इनको फ़िश ऑर्डर करेंगे हम, वो इनका वो साग, और वो जो साग एक ख़ास, और एक इनका गोला कबाब है, बारबेक्यू में इनका अच्छा है। और मेरा ख्याल है मैं यूनिवर्सिटी लाइफ से यहाँ हम आ रहे हैं, और अभी तकरीबन मेरा ख्याल कमोबेश मुझे 20-22 साल हो गए हैं इस रेस्टोरेंट पे आते हैं। नाजरीन, इस ठंडे ठंडे मौसम में मेरे लिए गर्मा गर्म खाना आ चुका है। सबसे पहले मैं कढ़ाई ट्राई करूँगी। बहुत आला, बहुत लजीज और निहायत ही मज़ेदार ये खाना है। आप लोग भी यहाँ आकर एक दफ़ा तो ज़रूर खाना खाएं। लाइव म्यूज़िक के साथ में गर्मा गर्म जो खाना है वो खाने लगी हूँ। आप लोग भी मेरे साथ लाइव म्यूज़िक ज़रूर एंजॉय करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने में। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हैं, पीर का दिन है। आई होप कि आपका दिन अब तक हमारे साथ अच्छा गुजर रहा है, नहीं तो अच्छा गुजारने की कोशिश करेंगे। साथ साथ आपको कुछ बताते भी रहेंगे एहतियातों को लेकर, कोविड के बारे में। आपको मालूम है कि हम ओमिक्रॉन का जिक्र कर रहे थे, जिस तरह एकदम से वैसे पिछले कुछ दिनों में जिक्र हुआ, थोड़ा सा उसकी शिद्दत मुझे लगता है कि कम है, लेकिन एहतियात बहरहाल बहुत जरूरी है। एनसीयूसी के लेटेस्ट जो स्टैट्स है वो 3 घंटे पहले उन्होंने शाये किए अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर, आपके साथ शेयर कर लेते हैं। 6 दिसंबर 2021 टोटल टेस्ट जो कंडक्ट किए गए वो 42,944 थे, जिनमें 336 पॉजिटिव केसेस आए, जो रेशो ओवरऑल 0.78% बनती है। और मजमूई तौर पर पिछले 24 घंटों में 10 अफराद का इंतकाल हुआ कोरोना की वजह से, जबकि इस वक्त 862 ऐसे मरीज हैं जो कि क्रिटिकल हालत में। अल्लाह उन सबको सेहतियाब फरमाए, हमारी दुआ है। लेकिन उसके साथ साथ हम एक बात है जो हमें खुद भी बाज़ाहिर बाज़ औक़ात लगता है बड़ा स्टीरियोटाइप हो जाता है, बट इट्स इंपॉर्टेंट, स्मोक की वजह से भी वैसे, लेकिन ओवरऑल मास्क एंड विद दैट वैक्सीन बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। उसके साथ साथ एनसीओसी की जानिब से रिस्ट्रिक्शंस को भी मजीद एक्सटेंड किया गया है। पहले 6 ममालिक पे सफरी पाबंदी आई थी, अब 15 ममालिक पे कर दी गई है। ओमिक्रॉन के हवाले से दुनिया भर में ये इसका जो कोविड का वेरिएंट है ये पाया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक में, और उस वजह से सफरी पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। लेकिन ये कहा जाए कि इस वेरिएंट से या इस ओमिक्रॉन की हम बात करें तो इतनी ज़्यादा अमवात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ये लीथल हो सकता है। तो लिहाजा आपने एहतियात वही बात है कि करते रहना है, क्योंकि आगे आगे मैचेस भी आ रहे हैं, PSL आ रहा है, कुछ हैपनिंग्स होने वाली हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भरपूर तरीके से इन मैचेस को, इन पब्लिक गैदरिंग्स को, नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ सके, तो एहतियात ज़रूर करें, और सबसे बढ़कर वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, उसके बाद अगर आपको 6 माह हो गए तो बूस्टर डोजेस के हवाले से भी कहा जा रहा है कि आप लगवा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से तो ये कहा गया, फर्दर इस पर क्या नहीं, मेरे अभी नहीं हुए, मेरे 6 महीने नहीं, हमारे भी नहीं, 6 महीने तो बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। खैर, अगर आपके हो गए तो आप लगवा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जो पाकिस्तान आ रहे हैं ट्रैवल करके, उनके लिए PCR टेस्ट को लाजमी करार दिया जा रहा है। आपने कोविड टेस्ट करवाना है पाकिस्तान आने के बाद। पाकिस्तान ने पहली 4 वेव्स के अंदर बहुत अच्छे इनिशिएटिव दिए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को लगता नहीं है कि वो छोटा या एक गैर अहम इक़दाम थे, बड़े अहम इक़दाम थे। हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए उसके ऊपर। और कोविड सिचुएशन से हम बड़े अच्छे तरीके से निकले, दो कि कुछ अमवात भी हुई इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुनिया भर के मुकाबले में पाकिस्तान इंडिया की एग्जांपल हमारे सामने है। बड़ी वर्स्ट एग्जांपल थी वहाँ पे, आपको मालूम है ऑक्सीजन नापैद हो गए थे, डेल्टा वेरिएंट ने बहुत तबाही मचाई थी वहाँ पे इंडिया पे। और वहाँ पर हम सब ने देखा कि किस तरह से
पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक क्रेडिट बनता है कि उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में इस चीज़ को कंट्रोल किया। ऑब्वियसली एक जान भी ज़ाया हो वो कीमती होती है, लेकिन स्टिल हम बात करें तो लेकिन ओबियसली उसमें अवाम का ताउन था तो वो चीज़ कंट्रोल हुई। अब भी हम ताउन करेंगे तो अल्लाह करे हम इससे निकल जाए, अब निकल ही जाएं इससे। अब तो तंग ही आ गए, जैसे थक ही गए जैसे कहते हैं ना कोविड से। खैर अल्लाह पाक हमारी इससे निजात दिलाएं। और अब सेगमेंट की जाने जाना है बिल्कुल निकले तेरी तलाश में। लाहौर से यारकन पे बात हो रही है किताब मुस्तनसर हुसैन तार साहब और वकार अहमद मलिक की। देखते हैं निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तार साहब से लाहौर से यारकंद के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता किस्त में हमने तुर्पान के अंगूरों के बागात के हवाले से बात की थी कि कितने ज़बरदस्त और कितने तवील वो बागात हैं। बहुत ही तार साहब ने तफसील से बताया था और कुछ कहावतें भी बताई थी और वो बहुत ही कमाल, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। इस किस्त में तार साहब के साथ जिस मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है, जिस चैप्टर पर हम पहुँच चुके हैं, वो यूँ समझें कि इस पूरी किताब का हासिल है और उसका नाम है कि चीन का लिटिल मक्का, टोयो गांव, इसाबे काफ की गार में अमीन बाजार। वीराने ऐसे कि उनमें से हौल उठते थे, चटियल भड़कते हुए नारे जहन्नम की मानद शोला फशां, और उनके दामन में कुछ अमान थी। और हमारी 3 सवारियां उनके दरमियान बिछी शाहराह पर झुलसी जा रही थीं, बुद्ध की हज़ारों गारों की यात्रा करने की खातिर। अगरचे हम तो एक आसूदा ठंडक में आराम से थे, फिर भी कहीं से किसी की एक आंच आती थी। और ये आगे पे तार साहब ने आगे लिखा है कि बेशक फ्लेमिंग माउंटेन्स की जानिब से एक आंच आती थी, लेकिन इसके सिवा भी एक और आंच आती थी और वो आंच मक्का की जानिब से आती थी। तार साहब आप ये बताइए कि ये बाकायदा, मतलब मैं तो ये समझूंगा एक दरियाफ्त है, क्योंकि हमारे यहाँ आप बारहा इस लाहौर से यारकंद के सफ़रनामे में ये जिक्र कर चुके हैं कि हम बहुत ही कम इल्म लोग हैं और स्पेशली सिंकियां के हवाले से तो हम बहुत ही कम इल्म लोग हैं। हालांकि हमारी सरहद पार इतनी कदीम उनकी जो तारीख़ है, उनकी जो सकाफ़त है और फिर उनके हमारे ऊपर असरात भी हैं सेंट्रलेशंस, लेकिन हम कुछ नहीं जानते। और ये जो लिटिल मक्का है इसके हवाले से तो कुछ भी नहीं जानते। मेरे लिए तो बिल्कुल ये एक नई बात थी। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे फ्लेमिंग माउंटेन्स के हवाले से कि आप जा तो बुद्ध की जो वो हज़ारों गारें हैं वो देखने जा रहे थे, लेकिन फिर आप किसी और तरफ चले गए। लेकिन फ्लेमिंग माउंटेन्स के बारे में सबसे पहले बताइए। अच्छा, तुर्पान के बारे में ये भी अर्ज़ कर दूँ, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ कि बहुत प्योर किस्म का, पुरानी तरह का, बिल्कुल महफूज है ये वो शहर, बाकायदा शहर है। वहाँ पे हमने परफॉर्मेंसेस भी देखी, थिएटर की भी। तो पिछले पहर जो शेड्यूल था उसमें था कि हम केव्स ऑफ 1000 बुद्धास देखेंगे। ठीक है। उसके नज़दीक ही एक इलाका है जिसमें पूरी दुनिया से सयाह वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में केव्स हैं और उसमें केव्स ऑफ 1000 बुद्धास का मतलब कम से कम 1000 बुद्धा के मुख्तलिफ रूप और पेंटिंग्स और ये वो बहुत रेयर चीज़। और मुझे इश्तियाक था वहाँ जाने का, ठीक, क्योंकि मुझे गंदारा में भी दिलचस्पी है। लेकिन हुआ ये कि जब चाइनीज़ ने हमें लिटरेचर दिया सिंकियांग के बारे में काफ़ी, तो वो मैं पढ़ता रहता था। उसमें एक इबारत मेरे सामने आ गई। अच्छा। कि एक जगह है कहीं और उसको टोयो उसका नाम है, और तुर्पान के करीब जो फ्लेमिंग माउंटेन्स हैं उनके दरमियान में वो हज़ारों साल पुराना एक विलेज है। अच्छा। और उसको लिटिल मक्का कहते हैं। यानी जो लोग, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि बहुत शदीद उनकी ख्वाहिश हज की होती, और ऑब्वियसली हमारे लिए तो बहुत आसान है, हम खुशकिस्मत भी हैं इस मामले के, यहाँ से आप डायरेक्ट चले जाते। लेकिन जो सिंकियांग के मुसलमान थे जी, उनके लिए उन ज़मानों में भी मुझे याद है कि आपके पशु वगैरह से और उमजा की तरफ से बसें आती थी, और वो लोग अपने साथ एक डबल रोटी लाते थे ख़ास, वो शायद आपने देखी हो। वो उसकी बोरियां भर के ले आते थे। उनके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं होते थे, तो वो चाय बनाते थे, उसमें डुबोते थे, और वो बिल्कुल नरम होके बालाई की तरह उनका टेस्ट होता था। और ये लोग आते थे और पहला इनका पड़ाव हमजा वगैरह की तरफ होता, फिर वो पिंडी आते थे और यहाँ कुछ सामान लाते थे जी।
और वो इतने मासूम लोग हुआ करते थे कि सिल्क वगैरह की चीज़ें उनको ये भी नहीं मालूम होता था कि ये कितने, इसका भाव क्या करना। वो कहते थे बस जितने पैसे आप देना चाहते दे जाए। ये उनकी ख्वाहिश थी हज पे जाने की। और वहाँ से फिर आते थे, कराची पहुँचते थे, फिर वहाँ शिप पे बैठते थे। बहुत लंबा सफ़र। और उसमें ऑलमोस्ट 20% जो थे रास्ते की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और कहा जाता था कि जो भी काशगर से या सिंकियांग से चलता है हज की नीयत से, और अगर रास्ते में उस रास्ते में उसकी मौत वाक़या हो जाती है तो वो हाजी होगा। यानी ये होना भी चाहिए कि नीयत करके निकले हैं तो अल्लाह ताला फिर उस नीयत को ही समझता है ना। तो इतना लंबा ये सफ़र हुआ करता था। चुनांचे वहाँ पे हज की जितनी ख्वाहिश है वो उनकी पूरी उस तरह नहीं होती। हम जहाँ भी गए, मुझे याद है, अभी बाद में बात करेंगे कि काशगर में हम कूज़ागरों के एक घर में गए। काशगर के कूज़ागर आप जानते हैं कि दुनिया भर में मशहूर। तो वो कूज़ागर ने अपनी वालदा से मिलाया और ये कहा बड़े फ़ख्र से कि ये हाजी है, हाजन है। जब मैंने बताया कि मैं भी इत्तेफाक से हाजी हूँ, मेरी बेगम भी, तो वो पहले से कहीं ज़्यादा मेहरबान हो गई। यानी हज उनकी इतनी ज़्यादा कमज़ोरी, चूँकि सबकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो वो कहते हैं कि अगर आप हज पे ना जाएं तो आप टोयो चले जाएं। अच्छा। वो सेकंड मक्का है, इसलिए उसको सेकंड मक्का कहा जाता है उन इलाकों में। और उसकी एक तौजीह भी है, और तौजीह ये है कि उनके अकीदे के मुताबिक असहाबे काफ की गार जो है वो वहाँ पे मौजूद। अब मुख्तलिफ रिवायतें हैं कि असहाबे काफ कहाँ पे हुए, कुछ तयशुदा हकीकत नहीं है, लेकिन इगोर जो हैं मुसलमान, उनका अकीदा है कि असहाबे काफ की गार जो है वो टोयो में मौजूद। चुनांचे जब मैंने ये तफसील पढ़ी तो जाहिर है कि आप जानते ही हैं कि जहाँ भी सब्ज़ गुंबद नज़र आए तो फिर बंदा उधर ही जाता है, किसी और तरफ नहीं जाता। तो मैंने उनसे तज़किरा किया। तो हम जब तुर्पान से चले हैं टुवर्ड्स ए केव्स ऑफ 1000 बुद्धास, तो टाइम कम हो रहा था, हमने वापस भी जाना था। और वो फ्लेमिंग माउंटेन्स की मैं एक आपको तौजीह बता दूँ कि वो सुर्ख रंग के पहाड़ हैं, चट्टान बेआब हो गया, लेकिन उनमें ख़ास कशिश, और गर्मी की वजह से उनमें कुछ बुखारात से उठते हैं और हेज़। और आप जब उनको यूँ देखते हैं तो लगता है कि जैसे इनसे धुआं उठ रहा है। एक तो सुर्ख रंग के और जिस तरह आग लगी हुई, सो दैट इज़ वाई दे कॉल देम फ्लेमिंग माउंटेन। मैं थ्रू आउट उनको देखता रहा, तो हेज़ और उसमें फैंटेसी का थोड़ा सा एलिमेंट करके आप फील कर सकते हैं कि इन माउंटेन्स में देयर फ्लेम्स हैं वहाँ। तो वहाँ पे हमारे जो थे लोकल मेज़बान मिनिस्ट्री के कल्चर और लिटरेचर के, उन्होंने कहा जी कि आप, ये है कि हमारे पास वक्त कम है, तो या तो आप केव्स ऑफ 1000 बुद्धास देख सकते हैं, या ये जो गांव है जो आप कहते हैं वहाँ जा सकते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये तो आप मुझे कोई चॉइस दे ही नहीं रहे। मेरा तो मुँह बल काफ़ी शरीफ ही है ना, तो बाकी बुद्धा तो हमारे पास भी काफ़ी हैं, देख लिए हैं वहाँ गंदारा में। तो एक ख़ास मुकाम पे वो टोयो के लिए अलग सड़क हो जाती, और टोयो जो पहले नज़र आता है तो बहुत एंशिएंट एक कोई बस्ती, और चट्टाने हैं और इर्द गिर्द कोई हरियावल नहीं है, डेसोलेशन और गर्मी है। ठीक। और पुराने मकानों में जो मतलब कि उनकी शक्ल से लगता है कि एक कोई 1000 साल पुरानी बस्ती, उनमें आपको एक सब्ज़ गुंबद नजर आता। तो हम वहाँ पहुँचे। अब वो प्रोटेक्टेड विलेज, यानी उसमें आप रद्द-बदल नहीं कर सकते। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उसे महफूज कर लिया है, जूं का तूं। और ये हम नहीं सीखते कि हमारे भी कई गांव ऐसे हैं, ख़ास तौर पे नॉर्थ पे, जिनको हमें महफूज कर लेना चाहिए। बिल्कुल। चुनांचे हम वहाँ पे गए। पहले तो हमने टोयो गांव की सैर की थोड़ी सी,
तो वहाँ पे हमने देखा कि एकदम कोई 15-20 ख़वातीन थी और वो फूलदार फ्राक उन्होंने पहने हुए, टिपिकल इगोर। उन्होंने हमें देखा और ख़ास तौर पे मैमूना को देखा, तो मैमूना सिंधी कढ़ाई और बलोची कढ़ाई और मतलब है कि जो मनसेरा का ख़ास होता है उस किस्म के कपड़े वो पहनती थी और वो अट्रैक्टिव बहुत थे उनके लिए। उन्होंने पहले देख तो वो आई, उनकी तरफ जब आई हैं तो मैमूना ने बुलंद आवाज़ से कहा अस्सलाम वालेकुम। ये उनके लिए ऐसा हैरत का सबब था, सही, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि कोई डिप्लोमेट वगैरह वहाँ पे गया हो, आम पाकिस्तानी नहीं गया। हम वहाँ पे सिंकियांग में जहाँ भी गए हैं, चंद बड़े शहरों के अलावा, उन्होंने कहा जी आप हमारे पहले पाकिस्तानी हैं, हमने इससे पहले किसी पाकिस्तानी से मुलाकात ही नहीं। तो वो ख़वातीन उससे पूछने लगी कहाँ से आए हो, तुम्हारा शहर कौन सा है, वगैरह वगैरह, बल्कि अपने घरों के अंदर तक ले गई। अच्छा, वहाँ भी ये है कि इगोर घराना जो है वो एक प्राइवेट जगह है, वहाँ हर कोई नहीं आ सकता, ठीक है, चाइनीज़ भी नहीं जा सकते और चाइनीज़ भी ये इत्माम करते हैं। हमने देखा कि जब हम किसी, वो बाहर खड़े रहते, उनको मालूम है कि इगोर जो है वो पसंद नहीं करते इस तरह, उनकी अपनी सैंक्टिटी। तो एक तो अंदरून हमने देखे, उसी तरह कच्चे पक्के घर थे, सेन थे और वहाँ थोड़ा बहुत हमने चाय वगैरह पी। उसके बाद गांव कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, वो देखा और हमने कहा कि जाना हमने वहाँ पे। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, हमने तार साहब से सवाल पूछा फ्लेमिंग माउंटेन्स के हवाले से और लिटिल मक्का के हवाले से, और तार साहब जो है उनके लिए यकीनन इख्तिसार में इसका जवाब मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रूहानी तजर्बा था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तजर्बा था। तार साहब ने अपनी किताब में बहुत तफसील से इसका जिक्र किया है। इस पर हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। अगली किस्त में मज़ीद जो है वो तार साहब के इस सफ़र में हम उनके हमराह होंगे, तो ये गुफ्तगू जो है अब अगली किस्त में होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं वंस अगेन एक और एक्सप्रेसो हीरो की। हफ्ता शुरू हो गया, एक्सप्रेसो हीरोज की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। यस, हमने आपको बताना है कुछ बॉक्सिंग के हवाले से, और बॉक्सिंग में जनाब उमर शायान जो कि पाकिस्तानी बॉक्सर है, उन्होंने बहुत ही कमाल कर दिया है। उनके हवाले से आपको बताएं तो उन्होंने लाइट वेट कैटेगरी में कौमी चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया है। उमर शायान अहमद की हम बात कर रहे हैं। वो बैनुल-अक़वामी सतह पर बॉक्सिंग में मजीद टाइटल्स को जीत कर बेल्जियम और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। पाकिस्तान में इनका ताल्लुक मीरपुर आजाद कश्मीर से है और इस वक्त बेल्जियम से ऑल द वे लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बेल्जियम से लाइव हैं उमर शायान अहमद। वेलकम टू एक्सप्रेस। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी एक्सप्रेस न्यूज़। थैंक यू सो मच। उमर, ये बताएं कि सबसे पहले लाइट वेट कैटेगरी में आपने जो कह ले कौमी चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया, कैसी फीलिंग आई जब आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, फिर आप चैंपियन बने और आपका मेडल भी हम देख सकते हैं इस वक्त? जब मैंने कंपटीशन स्टार्ट की थी सोचा हुआ था कि जीतूंगा, लेकिन जितनी जल्दी से हो गया उसके बाद फिर टाइम फ्लाइज। जब मैं फाइनल्स को जीता तो उस वक्त तो फाइट के बाद बॉडी काफ़ी वार्म होती है, तो बस सोने का दिल कर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर पता चला कि नहीं, कोई बड़ा काम किया है। बड़ा काम किया, और ये भी पता चला होगा कि फाइट तगड़ी हुई है, मतलब बाद में फिर सारा दर्द वर्द भी होता है ना। अच्छा उमर, आपका मुकाबला फाइनल में किसके साथ था और ओवरऑल इस चैंपियनशिप के अंदर आपको कितना हार्डवर्क ओबियसली बहुत करना पड़ा होगा, अगर कुछ आप शेयर करना चाहें। लेकिन कंपटीशन आपका किन के साथ था और कौन से ऐसे शोबे थे जिस पे आपको बर्तरी हासिल थी, जिसने जो जीत की वजह बनी आपकी इस चैंपियनशिप के अंदर? इस कंपटीशन में बेल्जियम के हर जगह से बॉक्सर्स आए हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा बॉक्सर्स थे, लेकिन जो मेरी कैटेगरी थी उसमें 7 फाइटर्स थे और वो 7 के साथ मतलब कि अपने शहरों के बेस्ट बॉक्सर्स थे। उनके खिलाफ फिर बॉक्सिंग आसान तो नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया। मेरी एज ये थी कि जब मैं बॉक्सिंग के अंदर जाता हूँ तो मैं रिस्क काफ़ी ज़्यादा लेता हूँ, मतलब इस बारे में नहीं सोचता कि मुझे लगेगी या नहीं, तो पॉइंट्स काफ़ी हासिल कर लेता हूँ। ये वाली फाइट भी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल नॉकआउट से तो नहीं जीता, लेकिन पॉइंट्स बना के डोमिनेट करके जीते। अच्छा उमर शायान, अपनी थोड़ी सी जो सेशन है, ट्रेनिंग सेशन, उस कैसे बताएं कि कहाँ पे आप ट्रेनिंग करते हैं बेल्जियम में? ऑफ कोर्स आपके कोच, आपकी जो गाइडेंस है, ओवरऑल क्या पैटर्न्स है आपके ट्रेनिंग्स के? मैं बेल्जियम में ब्रसल्स में नेशनल टीम के साथ
अगले साल से ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी मेरा जो कोच है वो एक तरह से उसको बोल सकते हैं कि वो यहाँ की जो बेल्जियम की नेशनल टीम है उसका हेड कोच है। मैं उसके साथ ट्रेनिंग करता हूँ और वो हम लोगों को 6 दिन ट्रेनिंग कराते हैं हफ्ते में, मंडे से लेके सैटरडे तक, और फिर संडे को रेस्ट करना होता है कि बॉडी रिकवर कर सके सारी ट्रेनिंग से। सुबह को ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद स्कूल, और फिर शाम को वापस ट्रेनिंग, फिर सो के फिर वापस सुबह स्कूल। तो ये कश्मीर का और बॉक्सिंग का कोई खास ताल्लुक है? जहन में भारत चल रहा होता है जब आप खेल रहे होते हैं, जो कि आमिर खान वो भी दो के बरतानिया में है, बरतानिया के लिए खेलते हैं लेकिन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान को बहुत वैल्यू करते हैं, करना भी चाहिए। और आप भी मीरपुर से हैं, पाकिस्तानी हैं, तो बॉक्सिंग और कश्मीर का क्या ताल्लुक है उमर? कश्मीर में हम लोग मतलब कि मेरा ताल्लुक कहाँ से है? मुझे नहीं, मैं बेसिकली इस रिलेशन की बात करूं कि दोनों आप बड़े अच्छे बॉक्सर हैं, आमिर बड़े अच्छे बॉक्सर हैं, लेकिन दोनों कश्मीर से हैं, तो ये क्या एक महज एक इत्तेफाक है? ये शायद कश्मीर के खून में है बॉक्सिंग। वाह, दिस इज व्हाट आई आस्क्ड। मतलब मैच खेल रहे होते तो सामने लग रहा होता है कि इंडिया एंड वी हैव टू पंच इंडिया बिकॉज बीइंग कश्मीरी, वो चीज़ इंसान के अंदर आ जाती है। अच्छा, टारगेट किस टाइटल को कर रहे हैं? अभी आप लाइट वेट कैटेगरी के अंदर हैं, इसमें आई थिंक आपके जो वेट्स हैं वो विद द टाइम आप उसको गेन करते हैं, और विद द टाइम टाइटल्स भी आप जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं खेलने के लिए। तो आप किस टाइटल को टारगेट कर रहे हैं और उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? अभी तो मेरा पूरा फोकस पिछले 2 साल से नेशनल्स पे था, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल पहले भी नेशनल्स के लिए ट्राई किया था, लेकिन मैं उस वक्त मैं क्वार्टर फाइनल्स में हार गया था। तो मैंने बोला था अब तैयारी करनी है, और अगले साल फिर कोविड की वजह से नहीं हुआ, लेकिन इस साल फिर मुझे पता था कि नहीं, इस दफा जीतना है। तो इस दफा मैं इस टाइटल के बाद अभी मैंने इसकी पहले सही तरह से खुशी मना लूं, उसके बाद फिर आगे जबरदस्त। नहीं, आप खुशियां मनाएं, हम भरपूर साथ देंगे आपका खुशी मनाने में। और ये बताएं कि आपका फेवरेट बॉक्सर कौन है, जिसको आप दुनिया भर में कोई भी आपको पसंद हो सकता है, जिसको आप आइडियलाइज करते हो, जिससे आप इंस्पायर हो? अभी मेरा जिस बॉक्सर को मैंने देख के एक तरह से बॉक्सिंग स्टार्ट की थी वो मोहम्मद अली था। उसकी वजह से जितना वो ग्रेट आउटसाइड ऑफ द रिंग एज वेल, तो उसकी बनने का काफी दिल करता है। बैक टू योर लाइफ उमर, जब फाइट करके घर आते हैं अम्मी पहचान लेती हैं कि मेरा ही बेटा है, बहने भाई वगैरह? क्योंकि शक्ल तो बंदे की काफी अच्छी खासी खराब हो जाती है पंच खाने के बाद और मारने के बाद। ये सवाल मेरे ओपोनेंट से पूछना चाहिए, क्योंकि मेरी शक्ल ठीक रहती है उसको। वाओ, अच्छा, I like this answer कि मैं ओपोनेंट से पूछूं। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओवरऑल रिकवरी में कितना टाइम लगता है? एक मैच के कितने वक्त के बाद आप दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं टेक्निकली? जब चैंपियनशिप होती है तो हम लोगों की मतलब कि एक फाइट संडे को होती है, तो नेक्स्ट संडे को वापस होती है, क्योंकि फिर चैंपियन तो एक टूर्नामेंट है, तो हम लोगों की ट्रेनिंग की जो रिकवरी का टाइम होता है काफी टाइम कम मिलता है ऐसी चैंपियनशिप में। 2 दिन के अंदर हम लोगों को वापस आना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। सही, ठीक है। इवन आफ्टर। अच्छा उमर, ये बताएं कोई ऐसा बॉक्सर या कोई ऐसे मुल्क का बॉक्सर जो उसको आपका दिल करे कि मैंने इसके साथ लड़ना है और मैंने इसको हराना है? इंडिया तो होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी। बॉक्सिंग में बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन स्टिल इंडिया के बॉक्सर्स इतने अच्छे नहीं है, सच बात है, लेकिन पाकिस्तान का एक अच्छा बॉक्सर है उस्मान वजीर। तो उसके खिलाफ अगर मैं कोई टाइटल फाइट के लिए हो सकता है फ्यूचर में। अभी मैं 18 साल का हूं, अभी काफी दूर जाना है। इंशाल्लाह। अच्छा, एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन इसमें ये भी है, पाकिस्तान में बॉक्सिंग को देखने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। मेरा इस साल का अहबाब है, जो लोग बड़े रेगुलरली हर कंपटीशन को, हर मैच को फॉलो करते हैं, उनको चैंपियनशिप्स का पता होता है, रेटिंग्स का पता होता है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा खेल है जिसको पाकिस्तान में अगर थोड़ा सा पुश दिया जाए तो इसमें बहुत सारे अच्छे प्लेयर सामने आ सकते हैं और बड़ा अच्छा एक कल्चर बन सकता है बॉक्सिंग को लेकर। आपकी क्या तजावीज़ हैं? आप इंटरनेशनली खेल रहे हैं, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए कि बॉक्सिंग का जो खेल है उसमें बेहतरी आए पाकिस्तान में? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, मुझे लगता है पाकिस्तान के बंदों को किसी भी स्पोर्ट्स में लगाया जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से उसमें परफॉर्म करेंगे। और अगर वो स्पोर्ट्स बॉक्सिंग की तरह की एक स्पोर्ट है जहाँ पे बस एक बंदा है जिसने मेहनत करनी है और आगे जाना है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बॉक्सर्स काफी आगे जा सकते हैं अगर इनको गवर्नमेंट सही तरह से सपोर्ट करे। और लियाड़ी के भी काफी मैंने अच्छे बॉक्सर्स का नाम सुना हुआ है, तो उस साइड पे, लियाड़ी वाली साइड पे जो बॉक्सर्स नीचे से निकलते हैं, सही बॉक्सर्स वही होते हैं। जैसे कि अमेरिका में बोलते हैं बॉक्सिंग अमीर बंदों की स्पोर्ट्स नहीं है। उन लोगों के लिए जो सही नीचे से निकल के ऊपर आने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान में लियाड़ी वाली साइड पे काफी अच्छे बॉक्सर्स हैं। और
इवन क्वेटा से मोहम्मद वसीम जैसे प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। उमर शायान अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यूर एक्सप्रेसो हीरो, यूर पाकिस्तान का हीरो, कश्मीर के तो हैं ही। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट फाइट्स। जो भी करें इंशाल्लाह आप अचीव करेंगे और हमारे साथ रहेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए और साथ साथ अपने बाद आने वाले लोगों को गाइड भी करते रहिए ताकि और भी ऐसे अच्छे प्लेयर्स और आप मजीद चैंपियनशिप जीते, हम आपको ऑन एंड ऑफ फिर तकलीफ देते रहेंगे और बुलाते रहेंगे। उमर शायान अहमद मौजूद थे और चैंपियन थे एक और एक्सप्रेसो हीरो से हमने आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। बात करते हैं अब कुछ खेलों के, मतलब खेलों की तो हम बात कर ही रहे थे ब्रेक से पहले भी, लेकिन क्रिकेट की बात अब कर लेते हैं बिलखुसूस और ढाका टेस्ट की बात करते हैं। इस वक्त बांग्लादेश के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान जो ढाका टेस्ट है उसके दूसरे रोज़ भी बारिश ने बहुत डिस्टर्ब किया और अब भी जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं बारिश जारी है, बारिश हो रही है और खेल नहीं हो सका है। और जो खतरा है वो ये है कि पाकिस्तान 12 कीमती पॉइंट्स जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसकी हवाले से लूज कर देगा। पाकिस्तान ने जी 2 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए थे, बाबर आजम 71 रन पर नॉट आउट थे, जबकि अजहर अली ने अपनी निस्फ सेंचुरी स्कोर की थी, वो 52 रन पर खेल रहे थे। पाकिस्तान की दूसरी विकेट 70 के स्कोर पर गिरी थी, आपको याद ही होगा। और महकमा मौसमियात ने आज भी पेशगोई कर रखी है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो ढाका टेस्ट है ये बारिश की नजर हो जाएगा। बिल्कुल, ढाका टेस्ट की तो हम बात करें। दूसरी जानिब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम्स के हवाले से जो नेशनल स्टेडियम के अंदर कराची में खेले जाने वाले T20 और वनडे सीरीज के लिए NCOC ने 100% तमाशाओं के साथ बैठने की इजाजत दे दी है और टिकट्स की फरोख्त भी ऑनलाइन शुरू होने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा जो टिकट्स है वो 2500 रुपये और कम से कम 2000 रुपये का रखा गया है। तमाशाइयों को कोविड के प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद करना भी लाजमी होगा, जबकि आपको वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की इस हवाले से बताएं तो दिसंबर रवा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगी वेस्ट इंडीज़ की टीम और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो T20 मैचेस हैं उस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ 13 दिसंबर से होगा। 13 और 14 दिसंबर को 2 T20 मैचेस, उसके बाद 16 दिसंबर को तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा, जबकि 18, 20 और 22 दिसंबर को 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान ने पहले ही T20 और वनडे के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। विकेट कीपर सरफराज अहमद दोनों टीम्स में शामिल नहीं। जी बिल्कुल, जिस पर सरफराज अहमद ने रिपोर्टेडली एक ट्विटर पर एक शेर पोस्ट करते हुए इस फैसले पर अपने जज्बात का इजहार किया था। बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। शेर था कुछ के करते हैं मेरी खामियों का तज़करा इस तरह लोग अपने आमाल में फरिश्ता हों जैसे, कुछ इस तरह की बात उन्होंने की। अब ये किसकी बात कर रहे थे ये हम पूछ लेते हैं। हमारे पास भी एक इंटरनल स्टोरी टेलर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि उनके पास कोई खबर है। मिर्ज़ा साहब शहर के हैं और कराची से तो बड़े अच्छे अच्छे शोहरा उर्दू अदब के अंदर लिखते रहे हैं, तो ये क्या आप क्रिकेट में भी एक शायर जन्म ले रहे हैं सरफराज अहमद की सूरत में? वैसे अगर उन्होंने शेर लिखा तो आपके ख्याल में किसके लिए लिखा मिर्ज़ा साहब? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आपको और अरमला दोनों को सुबह बखैर। और शेर जो लिखा है, दरअसल मैं आपको बताऊं कि सरफराज अहमद का जो ट्विटर अकाउंट है उसको हैंडल कर रही है उनकी अहलिया खुशबख्श सरफराज। और वो माशाल्लाह वो खासी पढ़ी लिखी है, बहुत सरफराज से कहीं ज्यादा, तो वही सब कुछ करती हैं। और ये शेर जो है ये लैपटॉप चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम और टीम मैनेजमेंट के लिए लिखा गया है, जिन्होंने क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह सरफराज अहमद को एक जगह से दूसरी जगह खासी सैर कराई है। न वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल पाए न कहीं और खेल पाए, और अब लगता ही है उनका सितारा गर्दिश में है, क्योंकि मोइन खान जो हेड कोच है कोयटा ग्लैडिएटर्स के, उनका ये बयान आया था कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा आजम खान विकेट कीपिंग करे। तो जब बुराई आती है तो हर तरफ से आती है, लेकिन सरफराज ने अपनी खामियों के तस्करे के हवाले से जो शेर लिखा है वो यही है कि अपने अमाल में फरिश्ता हो जैसे, तो अमाल वो किन के अमाल की बात कर रहे हैं, ये सबको पता है कि किन के अमाल की बात कर रहे हैं। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद उन्हें किस तरीके से कप्तानी से हटाया गया, जो उनके साथ सलूक रवा रखा गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, बहुत सारी डेवलपमेंट ऐसी हुई जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्त हो गए। मैं समझता हूँ कि अब उनका जो क्रिकेट कैरियर था इमरान, नवंबर 2007 में जो जयपुर में शुरू हुआ था, बज़ाहिर मुझे ये लगता है कि अब सरफराज अहमद इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद ही नजर आए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में कोई भी बात मुमकिन हो सकती है, आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बज़ाहिर उनका कैरियर जो है अपने इख्तिताम को नजर मिर्ज़ा साहब ये लाइन ऑफ द सेगमेंट थी कि जब बुराई आती है तो हर तरफ से आती है, वैसे नो डाउट, लेकिन मिर्ज़ा साहब ये थोड़ा जस्टिफाइड तो नहीं होगा कि एक ऐसा प्लेयर पाकिस्तान को सर्व किया जिसकी कैप्टनसी में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, कई अच्छे टूर उनके क्रेडिट पर हैं, तो उनको इस
इस तरह से जो कह ले टीम से बाहर करना और हर फॉर्मेट सबमिट से बाहर करना, ये थोड़ी सी ज्यादती वाली बात नहीं है आपके नजदीक? अरमला, पाकिस्तान क्रिकेट की रिवायत रही है। आप हनीफ मोहम्मद से उठाकर देख लें, जहीर अब्बास, वकार यूनुस, सईद अनवर, जितने पाकिस्तान के लेजेंड थे दुनिया के दीगर ममालिक में, उनको हम सेंड ऑफ करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उन्हें भेजते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई रिवायत नहीं रही। सरफराज अहमद 49 टेस्ट, 118 वनडे इंटरनेशनल मैचेस, 58 T20 मैचेस खेले। उनकी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम जो है वो काफी अरसे तक नंबर 1 रैंकिंग पर रही। तो पाकिस्तान में हर चीज हो सकती है और हम अपने हीरोज के साथ अगर ऐसा सलूक करेंगे। 18 जून 2017 को हर आदमी सरफराज अहमद की तारीफ कर रहा था जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, और उनके घर के बाहर जो हुजूम था रमजान मुबारक के महीने, जब वो वापस आए ऐसा लग रहा था किसी सियासी जमात का कोई जलसा हो रहा है। इतने सारे लोग वहाँ मौजूद थे। और वक्त की बात है, जी बदलता है। और एडिंग दिस मिर्जा साहब, मुझे लगता है कि हमारी जितनी आप तो एक अरसे से फॉलो कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट भी, कंटेम्प्रेरी क्रिकेट के अंदर पाकिस्तानी टीम को एक बेहतर टीम के तौर पे लेके आना, और जो चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर जो खुशी, क्रिकेटिंग हैप्पीनेस जो हमें सरफराज ने दी है, शायद और कोई कैप्टन नहीं दे पाया इंडिया के हवाले से आज तक हिस्ट्री के अंदर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो एक अजीब और गरीब समा था। मैं तो वहाँ इमरान मौजूद था और मैं ओवल लंदन के मैदान के बाहर जब निकला, मैंने मौजूदा चेयरमैन रमीज राजा का भी इंटरव्यू उस वक्त किया था। वो बाहर जा रहे थे और भारतीय तमाशाइयों के भी, और पाकिस्तानी और खास तौर पर मीरपुर से और आजाद कश्मीर के जो ताल्लुक रखने वाले वो लोग के जिनके आबाओ अजदाद इंग्लैंड शिफ्ट हो गए, वो जिस तरह से खुशी का इजहार कर रहे थे ढोल बजाकर, तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में पल में हीरो और पल में जीरो। वेरी अनफॉर्चुनेट। खैर, आगे बढ़ते हुए अल्लाह करे सरफराज का अच्छे से करियर इख्तिताम पजीर हो, हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करें। डिजर्व्स इट, इज अ हीरो। दूसरी जानिब जो वेस्ट इंडीज का दौरा है, इसमें वेस्ट इंडियन टीम के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, और मैं तो उसको पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबरें नहीं कहता कि जितने अच्छे प्लेयर्स टीम में नहीं होंगे, क्रिकेट का वो जो स्पिरिट है, वो जो मजा है, वो किरकिरा होता जाएगा। पोलार्ड के बारे में भी हम सुन रहे हैं हैमस्ट्रिंग का शिकार हो गए, नहीं खेलेंगे। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज को लेकर? देखिए, वेस्ट इंडीज की टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है इमरान, T20 वर्ल्ड कप में बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। फिर क्रिस गेल चले गए, डिवान ब्रावो चले गए। अब वो ब्रावो गाना गाएंगे, गेल इज अ चैंपियन, ब्रावो इज अ चैंपियन, वो तो अब नहीं रहे। तो अब बाकी जो चैंपियंस आ रहे थे उनमें भी कैरोल पोलार्ड अनफिट हो गए, हेटमायर नहीं आ रहे, उनके अलावा लैंडल सिमंस नहीं आ रहे। तो उनकी टीम में उन्होंने यंगस्टर्स को चांस दिए। निकोलस पूरन जो है वो T20 मैचेस जो अरमला बता रही थी, और अरमला ने ना बिजली गिरा दी लोगों पर। इन्होंने कह दिया कम से कम टिकट 2500 का। हाँ, मैं वैसे वो सोच रहा था जी, 250 का है ना? 250 हाँ, वो स्लिप ऑफ टंग ज्यादा का है मिर्जा साहब। मैंने 2500 नहीं, वो कम से कम 2000। अच्छा, हाँ, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। मैं वैसे खुद भी हैरान हो रहा था, मैं कह रहा था फिर इन्हीं से मैं पैसे लूंगा, जरा उधार दे दूंगा। मतलब जो लोग जाने की तैयारी कर रहे थे उन पर तो ये बिजली बनकर गिरी है खबर जो है। नहीं मिर्जा साहब, मैं माजरत खाऊं। नहीं, स्लिप ऑफ टंग का पार्ट मुझे लगा कि अमला हसन रमीज राजा के वो जो प्लान है ना कि क्रिकेट बोर्ड पैसे कमाएगा, उनको सपोर्ट करिए इसमें कि ज्यादा पैसे कमाए क्रिकेट बोर्ड अपने आवाम से। नहीं, लेकिन ऐसा होता है। मैं तो खुद भी एंकर हूँ, मुझे पता है टंग वो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यही है कि वेस्ट इंडीज की टीम जो खेलेगी, अब कराची में टिकटों की फरोख्त शुरू हो रही है, और अब देखते हैं कि क्योंकि लोग तो दीवाने हैं, लोग तो यकीनन जाएंगे T20 क्रिकेट देखने के लिए। 3 मैचेस जो है वो 4 दिन में मुकम्मल हो जाएंगे, फिर वनडे मैचेस है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एडवांटेज है इमरान की, पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे। वो जो वनडे सीरीज है वो ICC के वर्ल्ड कप की सुपर लीग का हिस्सा होगी, तो उसके पॉइंट्स भी जो है वो इंक्लूड हो। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। हम बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज सीरीज के हवाले से, लेकिन जो टेस्ट मैच जिसके हम बात कर रहे थे ढाका के अंदर जो हो रहा है, उस टेस्ट मैच के तो वो तो बारिश की नजर हो गया, लेकिन एक मैच जो है, लेकिन मैच जो ड्रेसिंग रूम में चल रहा है वो देखें ना, इन्होंने अपना मैच लगाया, उनका ग्राउंड में नहीं खेले। ये देखें जी, ये बाबर आजम है, इमामुल हक है, ये कुछ ड्रेसिंग रूम के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे मैच खेला जा रहा है। और ये देखें जी आउट होने के मंजर, ये देखें आसिफ है गालिबन भाई। अच्छा, धानी है? नहीं, धानी नहीं। कौन है? अच्छा, ठीक है। ओके, आउट। नाइस, गुड वन, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये तो वीडियो आप देख ही रही है, जो मोबाइल वीडियोस फुटेजेस है ना, ये आजकल ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है हमारी कैमरा की फॉर्मल फुटेजेस से। ये इमाम साहब भी बैटिंग कर रहे हैं और बीट हो रहे हैं मुसलसल, और ये आई थिंक होटल की लॉबी है, कहाँ पे मुझे लग रहा है ड्रेसिंग रूम के अंदर हो रहा है। अच्छा, चलिए हम आपको इस हवाले से एक और भी बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास मौजूद है आज। कोई ऐसी वैसी नहीं है, अच्छी वीडियो है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बताएंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो।
और अब हमारे पास है आपके लिए कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव इटली से आने वाले 14 मंजिला क्रूज शिप जिसको पाकिस्तान लाया गया था, जिसको डिसमेंटल किया जा रहा है। क्या कमाल का क्रूज शिप है। कुछ एक्सक्लूसिव मनाजर हमारी टीम ने आपके लिए इकट्ठे किए एक रिपोर्ट की सूरत में, दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान में पोर्ट्स एंड शिपिंग की तारीख का सबसे बड़ा क्रूज लाइनर गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पहुंच गया। इस क्रूज लाइनर को कोरोना की आलमी वबा के बायस सयाहत और शिपिंग सेक्टर पर पड़ने वाले असरात की वजह से स्क्रैप करने के लिए पाकिस्तान लाया गया है। ताहम शिपिंग सेक्टर से वाबस्ता सरमायाकार इस अजीमुशान क्रूज जहाज को सयाहत और सफरी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर गौर कर रहे थे। जहाज के नए मालिक न्यू चॉइस एंटरप्राइजेस का कहना है कि इस क्रूज शिप को सयाहती मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और इस सिलसिले में चेयरमैन केपीटी ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई थी। मगर केपीटी हुक्काम से बातचीत की तो पता चला कि कराची में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां इस जहाज को खड़ा किया जा सके। इस क्रूज को प्राइवेट बैंक के जरिए डिसमेंटलिंग पर्पस के लिए कराची लाया गया है। इस जहाज की नई मालिक कंपनी का कहना है कि 2018 में कमर्शियल इंपोर्ट्स के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो भी जहाज या फेरीज वगैरह कमर्शियल इंपोर्ट्स के लिए पाकिस्तान लाए जाएंगे, उनको कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत सपोर्ट किया जाएगा। कोरोना की वजह से सयाहत और शिपिंग इंडस्ट्री मुतासिर हुई तो कंपनी ने ये जहाज शिप ब्रेकर को फरोख्त कर दिया। ये शानदार क्रूज शिप 14 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जिसमें आसाइशों और सहूलियात से आरास्ता 1411 कमरे हैं। इस जहाज को 1993 में इटली की एक कंपनी ने बनाया था। नवंबर 2011 में इस जहाज की तज़ीन और आराइश पर 90 मिलियन यूरो खर्च किए गए थे। इस क्रूज शिप में 7 स्टार होटल, शॉपिंग मॉल्स, कैसीनो, गेमिंग जोन और 3 बड़े बॉल रूम्स मौजूद हैं। पाकिस्तानी कंपनी न्यू चॉइस एंटरप्राइजेस ने इस जहाज को शिप ब्रेकिंग के लिए खरीदा है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद जहाज का मुआयना किया गया, जिसके मुताबिक क्रूज शिप आइंदा 10 से 15 साल के लिए फिट है। अवामी दिलचस्पी के पेश नजर जहाज को कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज करने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन जहाज का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से मुस्तरद कर दी गई। शिपिंग सेक्टर के जराये के मुताबिक मौजूदा हालत में इस तरह के नए क्रूज शिप की मालियत $500 मिलियन है। जहाज 2023 तक क्रूज शिप के तौर पर चलाने के लिए सर्टिफाइड है। इस जहाज की लंबाई 220 मीटर है, जबकि इसे चलाने के लिए 4 डीजल इंजन नस्ब हैं, जिनके बायस ये 36 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलता है। न्यू चॉइस एंटरप्राइजेस के मालिक अहमदुल्ला खान का कहना है कि अगर मौका दिया जाता तो यकीनन ये जहाज कराची के शहरियों के लिए एक जबरदस्त तफरीही मकाम बन सकता था। जनाब, ये तो गलत हो रहा है, इसको नहीं करना चाहिए। चलिए जनाब, हमने क्लोजिंग की जानिब जाना है। आपको एक वीडियो दिखानी है। हमजा शहबाज गाना गा रहे हैं, सुनिए। तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। अजीज मियाँ कवाल साहब की मैयत, उनकी ओबियसली आज उनके लिए दुआ भी हमने करनी है, उनकी रूह के साले सवाब के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया।